दोस्तों कोई मूवी रिलीज होने के बाद पिट जाती है तो कोई मूवी रिलीज होने से पहले ही लाखों करोड़ों की कमाई कर लेती है। जैसे कि अगर हम देखें तो शाहरुख खान की दो मूवीज आई थी, एक जवान और एक पठान। पठान ने रिलीज होने से पहले करीब 100 करोड़ रुपए कमा लिए थे, वहीं जवान ने करीब 50 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। अब यहाँ पे सवाल आता है कि कोई फिल्म बिना रिलीज हुए ही कैसे इतने लाखों करोड़ रुपए कमा लेती है। इसके साथ ही कैसे कोई फिल्म हिट और फ्लॉप हुआ करती है और बॉलीवुड का बिजनेस मॉडल क्या है, बॉलीवुड पैसे कैसे कमाता है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। हम समझेंगे कि किस तरीके से बॉलीवुड का मनी मैटर चला करता है। तो दोस्तों आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस पे आपको जानने के लिए बहुत कुछ है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल। और तो आपको प्रभास की फिल्म बाहुबली 2 तो याद ही होगी। इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनने के लिए करीब 800 करोड़ रुपए कमाने पड़े थे। वहीं भूल भुलैया 2 ने करीब 184 करोड़ रुपए की कमाई की थी और वो ब्लॉकबस्टर बन गई थी। इसी तरह कार्तिकेय 2 ने 80 करोड़ रुपए कमाए और सुपरहिट बन गई थी। बल्कि गंगूबाई काठियावाड़ी ने करीब 132 करोड़ रुपए कमाए थे, फिर भी वो सुपरहिट फिल्म नहीं बनी थी। तो दोस्तों अगर हमें इन आंकड़ों के खेल को समझना है तो हमें शुरू से समझना पड़ेगा सब कुछ। फिल्म बनाने से लेकर इसे बेचने और रिलीज के बाद इसे देखने वालों तक हर एक फैक्टर को काफी बारीकी से हमें यहाँ देखना होगा और हमें यह समझना होगा कि एक फिल्म इन सब चीजों को मिलाकर कमाई कैसे किया करती है। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये जान लीजिए, जो भी इंसान फिल्म बनाता है या जिसके पैसे से पूरी फिल्म बनती है उसे हम प्रोड्यूसर कहा करते हैं। प्रोड्यूसर ही वो शख्स होता है जो कि डायरेक्टर से लेकर एक्टर तक, स्टोरी और स्क्रीन प्ले से लेकर टेक्नीशियन और जूनियर आर्टिस्ट तक सबको हायर करता है। यानी कुल मिलाकर एक फिल्म का असली मालिक प्रोड्यूसर ही होता है। अब यहाँ प्रोड्यूसर कोई पर्टिकुलर पर्सन भी हो सकता है या फिर यहाँ पे कुछ कंपनियां भी हो सकती हैं। कुछ अगर हम फेमस प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो उसमें धर्मा प्रोडक्शन आ जाता है, प्राइम फोकस है, स्टार स्टूडियो जैसे बड़ी प्रोडक्शन कंपनियां हैं। अब प्रोड्यूसर के बाद जो दूसरा बड़ा रोल होता है एक मूवी बनाने में, वो होता है डिस्ट्रीब्यूटर का। डिस्ट्रीब्यूटर कोई पर्टिकुलर इंसान न होकर कोई एक कंपनी होती है जिसका काम फिल्म बनाने के बाद उसकी मार्केटिंग करना होता है, फिल्म को सिनेमा हॉल वो OTT पे रिलीज करवाना होता है। जब प्रोड्यूसर फिल्म बना लेता है तो उसकी वो एक कॉपी लेके वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है और वहां पे दोनों के बीच में एक डील हुआ करती है। ये डील कई तरीके की होती है। एक जैसे हो गया कि डिस्ट्रीब्यूटर कुछ पैसे प्रोड्यूसर को दे देता है रिलीज के बाद, उसके बाद जितना प्रॉफिट होता है उसमें से दोनों 50-50% पार्टनरशिप करके शेयर कर लेते हैं। लेकिन आजकल जो फिल्में बन रही हैं उसमें आपको इस तरह की डील देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ प्रोड्यूसर फिल्म बनाने के बाद अपनी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर को एक फिक्स अमाउंट में यहाँ पे सेल कर देता है, जिसके बाद प्रोड्यूसर अपना पैसा लेके साइड हो जाता है। और इन केस अगर सिनेमाघरों में मूवी नहीं चलती है तो यहाँ पे पूरा लॉस अब डिस्ट्रीब्यूटर का होता है। कुछ ऐसा ही हुआ आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा और विजय देवरकोंडा की फिल्म लाइगर के साथ, जहां फिल्म सिनेमाघरों में नहीं चल पाई और प्रोड्यूसर को आगे आकर ये कहना पड़ा कि वो डिस्ट्रीब्यूटर के साथ यहाँ पे घाटे का कुछ पैसा शेयर करेंगे। इसका मतलब जितना पैसा उन्होंने ले लिया है उसमें से कुछ पैसा वो डिस्ट्रीब्यूटर को रिटर्न भी करेंगे। वैसे अगर फिल्म चल जाती तो डिस्ट्रीब्यूटर की यहाँ पे बल्ले बल्ले हो जाती, क्योंकि अगर फिल्म चल जाती तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर के पास काफी सारे पैसे आ जाते जिसका अकेला वो मालिक हो जाता। फिल्म मेरा नाम जोकर की आज क्लासिक फिल्मों में गिनती होती है, लेकिन 1970s में जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो ये काफी ज्यादा डिजास्टर साबित हुई थी। इस फिल्म में राज कपूर ही एक एक्टर के साथ प्रोड्यूसर डायरेक्टर दोनों थे। ये राज कपूर का ड्रीम प्रोजेक्ट था। इस फिल्म को बनाने में राज कपूर को करीब 6 साल लग गए थे। इस फिल्म को बनाने के लिए राज कपूर ने अपना सब कुछ पैसा लगा दिया था, इवन उन्होंने अपने घरों के गहने तक यहाँ पे गिरवी रख दिए थे। लेकिन जब ये फिल्म मार्केट में रिलीज हुई तो ये पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई थी। कहा जाता है कि इस फिल्म के बाद राज कपूर पूरी तरीके से कर्ज में डूब गए थे। इस कर्ज से बाहर निकलने के लिए राज कपूर जी ने इस फिल्म का राइट को सोवियत यूनियन की एक कंपनी को बेच दिया, जिसके बाद इस फिल्म को सोवियत यूनियन ने रिलीज किया, जहां ये सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इंडिया में 1 करोड़ में बनी इस फिल्म में सोवियत यूनियन की इस कंपनी ने करीब 16.8 करोड़ रुपए कमा लिए थे। लेकिन इस कमाई से राज कपूर को कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि फिल्म के राइट्स उन्होंने पूरी तरीके से इस कंपनी को बेच दिया था। दोस्तों इसके अलावा प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के बीच में कई और तरीके की डील होती है। जैसे कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर को कोई भी पैसा प्रोड्यूसर को पहले नहीं देना होता है, और अगर मूवी सुपर हिट हो जाती है तो डिस्ट्रीब्यूटर खाली कुछ % शेयर लेगा और बाकी सारा पैसा प्रोड्यूसर के पास जाता है। तो ऐसे कई तरीके के मॉडल यहाँ पे चला करते हैं। खैर मेरे टोटल कहने का मतलब यह है कि कोई भी फिल्म होती है तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर के पास आती है प्रोड्यूसर के बाद, और उसके बाद वहां से वो सिनेमा घरों में जाती है और वहां से जो भी उसका कमाई होता है फिर वो आगे जाके शेयर होता है प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में, जिस तरीके की पार्टनरशिप है। जिसमें अगर किसी फेमस एक्टर की फिल्म होती है जैसे कि शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान या फिर अक्षय कुमार, तो उस समय ये डील की जाती है कि फिल्म को सिनेमा हॉल में पहले फर्स्ट वीक में टिकट सेल से जो कमाई होगी उसे सिनेमा हॉल और डिस्ट्रीब्यूटर में आपस में बांट लिया जाएगा। जबकि अगर किसी छोटे मोटे एक्टर की फिल्म यानी फिल्म मीडियम बजट की होती है तो सिनेमा हॉल में यह कमाई का करीब 55 से 60% हिस्सा सिनेमा हॉल वाले रख लेते हैं, और लो बजट की अगर फिल्म है तो सिनेमा हॉल यहाँ पे करीब 65% हिस्सा उसका रख लिया करते हैं। यानी अगर कोई फिल्म हिट होती है और अगर वो ज्यादा कमाई करती है तब यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर का परसेंटेज बढ़ जाता है,
लेकिन जब फिल्म 4 से 5 हफ्ते में सिनेमाघरों से बाहर हो जाती है, लोगों का इंटरेस्ट फिल्म को लेकर कम हो जाता है, तब यहाँ सिनेमा हॉल अपना परसेंटेज बढ़ा देते हैं, जिसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर को यहाँ पे कम पैसे मिलने लगते हैं और इसके बाद वो अपनी अगली डील कर देते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ अगले 4 से 5 हफ्तों के बाद। जैसे कि अगर कोई मूवी रिलीज हुई है, वो 4-5 हफ्तों में अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही है, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर उसके पूरे राइट उठा के अब ओटीटी प्लेटफॉर्म को बेच देता है। वैसे कुछ डिस्ट्रीब्यूटर तो फिल्म के रिलीज होने से पहले ही ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ डील कर लेते हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ भी डिस्ट्रीब्यूटर 2 तरीके की डील करते हैं। जैसे कुछ होता है कि आप कुछ सालों के लिए वो डील कर लेते हैं कि एक मूवी कुछ सालों तक वो अपने प्लेटफॉर्म पे दिखा सकते हैं, और दूसरा जो ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर करते हैं वो लाइफ टाइम के लिए उसका एक्सेस उन्हें बेच दिया करते हैं। इसके अलावा यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर ये भी डिसाइड करता है कि उसे सिर्फ एक ओटीटी प्लेटफॉर्म को बेचना है या मल्टीपल ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बेचना है, तो यहाँ पे कमाई अलग अलग हो जाती है। जैसे कि अगर डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ अमेजॉन प्राइम को राइट बेचता है, तो यहाँ पे अमेजॉन प्राइम उसको कुछ ज्यादा पैसे देगी, क्योंकि सिर्फ अमेजॉन प्राइम के पास ही उस मूवी का टोटल राइट्स है। तो यहाँ पे एक्सक्लूसिव एडवांटेज अमेजॉन प्राइम के पास है, इसीलिए वो ज्यादा पैसे डिस्ट्रीब्यूटर को पे कर रहा है। बॉलीवुड के इस मॉडल में सैटेलाइट राइट्स भी दिए जाते हैं। इसका मतलब टीवी पे जो भी पिक्चर्स दिखाई जाएंगी उसके भी राइट बेचे जाते हैं। यहाँ टीवी चैनल्स को फिल्मों के राइट्स खरीदने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर को एक अच्छी खासी अमाउंट देनी पड़ती है। यहाँ भी डील्स डिफरेंट टाइप की होती हैं। अगर किसी फिल्म को टीवी पर उसे पहली बार चैनल के द्वारा दिखाया जा रहा है, तो यहाँ उस चैनल को उस फिल्म के राइट्स के लिए कुछ ज्यादा पैसे देने होते हैं। पर ये डील चैनल्स वालों के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव होती है, क्योंकि जैसे ही कोई नई मूवी अगर टीवी पे रिलीज हो रही है, तो वहां पे काफी ज्यादा टीआरपी उस चैनल की बढ़ जाती है। दोस्तों यहाँ पे अब आपको एक बात क्लियर हो रही होगी कि क्यों सूर्यवंशम मूवी हमेशा सोनी मैक्स पे दिखाई जाती है, क्योंकि उन्होंने उसका लाइफ टाइम का एक्सेस खरीद रखा है। इसके साथ ही आप हमेशा इस पे हिम्मत वाला जो एक अजय देवगन की मूवी है वो भी आप हमेशा देखते होंगे, क्योंकि उन्होंने लाइफ टाइम राइट्स उसके खरीद रखे हैं। खैर, बॉलीवुड में सिर्फ फिल्म ही नहीं बल्कि फिल्म के म्यूजिक राइट्स भी बेचे जाते हैं और उसके थ्रू भी पैसे कमाए जाते हैं। फिल्म के म्यूजिक को दिखाने और सुनाने के लिए भी म्यूजिक कंपनियां काफी सारे पैसों में इसको बेचा करती हैं राइट्स को। इसके अलावा अपने सिनेमा हॉल्स में इंटरवल के समय जो एड्स दिखाए जाते हैं उसके लिए भी कंपनियां अच्छा खासा चार्ज कर लिया करती हैं। इसके अलावा आप सिनेमा हॉल में अगर देखेंगे कि तो मूवी के बीच में कुछ एड्स आते हैं, उन एड्स के लिए भी कंपनियां डिस्ट्रीब्यूटर को काफी सारा पैसा पे करती हैं। कई बार किसी फिल्म में किसी बड़ी कंपनी का शोरूम या उसका बैनर या पोस्टर दिखाया जाता है, इसके लिए भी डिस्ट्रीब्यूटर कंपनियां यहाँ पे काफी ज्यादा चार्ज करती हैं इन कंपनियों से। जैसे कि आपने कुछ मूवीज में जोमेटो का ऐड देखा होगा, तो यहाँ पे जोमेटो ने भी उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स को काफी सारे पैसे पे किए हुए हैं। अब जब कोई फिल्म रिलीज होती है तो उससे पहले ही थिएटर में इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो जाती है। फिल्म के रिलीज होने से कई महीने पहले ही फिल्म की स्टार कास्ट और ट्रेलर में लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है, जिससे फिल्म के रिलीज होने से पहले ही उसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो जाए। और जब एडवांस बुकिंग होगी तो मूवी रिलीज होने से भी पहले काफी सारे पैसे कमा लेगी और यहाँ पे कंपनी अपने आप प्रॉफिटेबल हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में शाहरुख खान की दोनों मूवी जवान और पठान के बारे में बताया, इन्होंने रिलीज से पहले ही काफी सारे पैसे कमा लिए थे क्योंकि इनकी एडवांस बुकिंग हो चुकी थी इंडिया में। अब यहाँ पे कई लोगों के दिमाग में ये भी बात आ रही होगी कि कैसे डिस्ट्रीब्यूटर इतने सारे चैनल से जो भी पैसे आने हैं कैसे उसे मैनेज करता है, उनके राइट्स को कैसे बेचा करता है। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, डिस्ट्रीब्यूटर कोई अकेला पर्सन नहीं होता है, ये पूरी एक कंपनी हुआ करती है जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर के अंडर कई सारे सब डिस्ट्रीब्यूटर्स काम करते हैं। इन सब डिस्ट्रीब्यूटर में से ओटीटी प्लेटफॉर्म को कोई देखता है, कोई टीवी चैनल्स को देखता है, कोई कंपनीज को देखता है और सब अपना अपना काम करते हैं, जो कि जुड़ के पूरा एक डिस्ट्रीब्यूटर का टीम बनता है। अब फिल्म बन गई, रिलीज हो गई और हिट भी हो गई, और जिसकी जैसी डील होती है डिस्ट्रीब्यूटर सब डिस्ट्रीब्यूटर उसको उस तरीके से पैसा मिल जाता है। और सबको पैसे मिलने के बाद जो पैसे बचते हैं वो प्रोड्यूसर के पास अब जाते हैं और तब पता चलता है प्रोड्यूसर को कि उसकी फिल्म लॉस में रही या फिर प्रॉफिट में रही। दोस्तों, देश भर में करीब 10,000 से ज्यादा सिनेमा के स्क्रीन है और ज्यादातर जो मूवीज होती है वो 2,500 से 3,000 स्क्रीन पे लॉन्च की जाती हैं। हर सिनेमा हॉल की या स्क्रीन के लिए टिकट की बुकिंग होती है, जहां पे अलग अलग कीमतें हुआ करती हैं। फिल्म देखने जाने वाली जो ऑडियंस हुआ करती है उसे कस्टमर फुटफॉल कहा जाता है। कई बार फुटफॉल कम होने के बाद भी कंपनी ज्यादा कमाई कर लेती है। इसके पीछे रीजन होता है कीमत जो टिकट की होती है वो थोड़ी ज्यादा हो जाती है। एक्चुअली जब किसी बड़े स्टार की फिल्म रिलीज होती है तो वहां पे टिकट की कॉस्ट बढ़ा दी जाती है, क्योंकि लोगों को पता है कि बहुत सारे लोग आके मूवी देखने वाले हैं, तो कम ही लोगों में थोड़े ज्यादा पैसे की कमाई हो जाती है। लेकिन इसके लिए ऑडियंस का सिनेमा हॉल में आना जरूरी है। कई फिल्मों का फुटफॉल बहुत ज्यादा होता है लेकिन कमाई कम, क्योंकि टिकट की कीमतें यहाँ पे कभी कभी कम भी हो जाया करती हैं। आमतौर पर सिंगल स्क्रीन थिएटर में टिकट की कीमत कम रहती है, लेकिन मल्टीप्लेक्सेस में आप देखेंगे कि टिकट की कीमत हमेशा ज्यादा रहेगी। यही वजह है कि देश के बड़े शहरों यानी दिल्ली एनसीआर, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, जयपुर, चंडीगढ़ जैसे शहरों में बॉलीवुड की कमाई काफी ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे मल्टीप्लेक्सेस हैं। दोस्तों, कोई फिल्म हिट हुई है, फ्लॉप हुई है, सुपर हिट हुई है या ब्लॉकबस्टर हुई है, ये पता चलता है फिल्म के बजट से। और ये बजट डिपेंड करता है इस बात पे कि प्रोड्यूसर ने फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर को कितने रुपए में बेचा है और फिल्म के प्रमोशन में कितना पैसा खर्चा हुआ है। अगर कोई फिल्म अपने बजट के बराबर कमाई करती है तो ये एवरेज कहलाती है। जैसे कि एग्जांपल आप ब्रह्मास्त्र का ही ले लीजिए।
जिसका बजट करीब 410 करोड़ था। अगर ये फिल्म अपने बजट के आसपास करीब 400 करोड़ की कमाई करती तो ये एवरेज फिल्म कहलाती। और आपको बता दूं कि ब्रह्मास्त्र एक एवरेज फिल्म साबित हुई क्योंकि इसने करीब 431 करोड़ रुपए ही कमाए थे। खैर, अगर कोई फिल्म अपने बजट के करीब 100 से 120% तक कमाई करती है तो उसे सेमी हिट फिल्म कहा जाता है। यानी अगर ब्रह्मास्त्र करीब 450 करोड़ से ज्यादा कमा लेती तो इसे सेमी हिट फिल्म की कैटेगरी में माना जाता। अगर कोई फिल्म अपने बजट का 120 से 130% कमाई करती है तो उसे हिट फिल्म की कैटेगरी में माना जाता है। और अगर कोई फिल्म अपने बजट का करीब 130 से 150% तक कमाई करती है तो उसे सुपर हिट फिल्म कहा जाता है। और अगर 150 से 180% के बीच में जाता है तो वो फिल्म ब्लॉकबस्टर कही जाती है। दोस्तों, किसी भी फिल्म को ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर तब कहा जाता है जब वो अपने जो टोटल कॉस्ट है उसका 200% से ज्यादा कमा लेती है तब। वही अगर एवरेज से कम किसी मूवी ने कमा लिया तो वो एक फ्लॉप फिल्म मानी जाती है। जैसे कि अगर ब्रह्मास्त्र 400 करोड़ में बनी थी और अगर वो 300 करोड़ ही कमाती तो वो एक फ्लॉप फिल्म कही जाती। और जो फिल्म अपनी कमाई का सिर्फ 10 से 20 या 30% कमाती है उसे डिजास्टर फिल्म कहा जाता है। जैसे 100 करोड़ में अगर मूवी बनी है, उससे सिर्फ 20-30 करोड़ की कमाई की तो उसे एक डिजास्टर फिल्म की कैटेगरी में डाला जाएगा। राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर फिल्म 1970 की एक डिजास्टर फिल्म साबित हुई थी क्योंकि वो अपने बजट का सिर्फ 10 से 20% ही कमाई कर पाई थी। इसी तरह पिछले साल कंगना रनौत की एक फिल्म आई थी धाकड़, जिसका बजट करीब 93 करोड़ था और बॉक्स ऑफिस पे उसने करीब 2.3 करोड़ रुपए ही कमाए, जो कि एक डिजास्टर फिल्म साबित हुई थी। तो दोस्तों, यहाँ आपको पूरा बॉलीवुड का एक बिजनेस मॉडल समझ में आ रहा है कि एक फिल्म अपनी कमाई कैसे करती है, जहाँ पे सिनेमा हॉल, डिस्ट्रीब्यूटर, प्रोड्यूसर, इन सबों के बीच में पूरी कमाई होती है और यहीं से पूरे फिल्म का एक पैसा निकलता है। यही पूरा बॉलीवुड का बिजनेस मॉडल होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने कोई भी डिफरेंट बातें नहीं किया है, हमने सिर्फ कमाई का एक मेथड्स आपको बताने की कोशिश किया है कि आप जो भी मूवीज देखा करते हैं एक्चुअली वो कमाई कैसे कर रही है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट ऑप्शन में जरूर लिख के बताइएगा। हमने म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में भी डिटेल में बात किया था कि एक म्यूजिक इंडस्ट्री में पैसे कैसे कमाए जाते हैं। फैशन इंडस्ट्री में भी हमने डिटेल में बात किया था। अगर आपको एक्टर्स की कमाई का भी तरीका जानना है तो हम उस पर भी डिटेल में बात कर सकते हैं। आप कमेंट ऑप्शन में जरूर लिख के बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी आप कमेंट ऑप्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि हम आपके कमेंट पढ़ा भी करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा।